हेलो हेलो मेरे क्लास 12th के कॉमर्स के चीतो, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। और इस चीज़ के लिए पहले मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा डिले हो रहा है वीडियोस के अंदर, बट अब झटपट आपको जल्दी जल्दी वीडियोस मिलेंगी। एज प्रॉमिस्ड मेरा काम ये है कि आपका शेड्यूल पूरा हाफ ईयरली, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2 और फाइनल तक आपकी ऐसी तैयारी करवानी है ताकि आप पेपर में तोड़ दो और फोड़ दो। और मेरा क्या आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि जब भी मैं वीडियो करवा रहा हूँ, जब भी आप लेक्चर देख रहे हो ये, तो आपका काम है एक नोट्स बनाना। सिर्फ एक नोट्स आप बना लोगे ना, उससे ये फ़ायदा रहेगा कि जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हो और कंसेप्ट आपके A to Z क्लियर होंगे। अगर नहीं होंगे आप कमेंट डाउन करोगे, मैं वापस आपको वो चीज़ वापस समझाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो अब हम लोग नई वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग पिछली वीडियो में कंज्यूमर बिहेवियर का पार्ट 1 कर चुके हैं। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को स्टार्ट किया था हम लोगों ने, जिसके अंदर मैंने आपको कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी और थोड़ा सा इंडिफरेंस कर्व के साथ आपको रूबरू करवा दिया था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका पार्ट नंबर 2, जो आपका कंज्यूमर बजट से लेके डिमांड का थोड़ा सा एरिया भी हम कवर करेंगे। चैप्टर बहुत लेंथी है, इसलिए आपको स्लोली एंड स्टडीली मैं करवा रहा हूँ। जो बच्चे अभी तक नहीं समझ पाए हैं उन लोगों के लिए ये बैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनके कंसेप्ट नहीं क्लियर हुए हैं उन लोगों के लिए बैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि वो लोग इस बैच के थ्रू फ्री में सारे लेक्चर्स देख पाए। ये सिर्फ आप लोगों के लिए, 12th वाले बच्चों के लिए। और ये नहीं है, ये लिमिटेड स्कोप नहीं है 12th वाले बच्चों के लिए। ये नहीं है कि हाँ इसको कॉलेज वाले बच्चे भी देख सकते हैं। जिनके अंदर माइक्रो मैक्रो में दोनों करवा रहा हूँ, कॉलेज के बच्चे देखो, पीजी के बच्चे देखो, इवन वो बच्चे जो सीए की इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है। सो अब हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक छोटे से इंट्रो के बाद। चलो अब हम करेंगे स्टार्ट। इंट्रोडक्शन पढ़ा था, यूटिलिटी, MUTU, ग्राफ भी समझा दिया था। जिन्होंने नहीं देखा है पार्ट 1 पहले वो देखो, फिर आना यहाँ पे। पहले बता रहा हूँ, आज हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व के शेप को। अब देखो, आपको पिछली वीडियो मैंने एक चीज़ बता दी कि इंडिफरेंस कर्व जो है हमारा, वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स के बारे में बताता है। ठीक है, अब हमको इसके अंदर लेट करना है, एज्यूम करना है कि हमके पास दो गुड्स लेने हैं जिनको हम बंडल्स में लिखते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो बंडल्स के ऊपर बात की जाए, जब इसके ऊपर बात की कि देखो इंडिफरेंस कर्व का जो शेप है, आप देखो वो पहली चीज ये देखो कि इंडिफरेंस कर्व का जो शेप है वो है डाउनवर्ड स्लोपिंग। देखो डाउनवर्ड तो जा रहा है, ये चीज तो दिख रही है। दूसरी चीज लेफ्ट टू राइट जा रहा है, डाउनवर्ड भी जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर लेफ्ट से राइट की तरफ। ये रीजन इसका क्यों है ये मैंने बताया था आपको, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की वजह से, MRS की वजह से। जो शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है, एक तो वो कॉन्वेक्स है और वो डाउनवर्ड भी गिरता है, और तीसरा ये लेफ्ट टू राइट जाता है। इंडिफरेंस कर्व में हमको इस चीज के बारे में ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन सर क्या हमेशा इंडिफरेंस कर्व जो है हमारा वो इसी शेप में रहेगा? क्या वो हमेशा ऐसे ही जाएगा और कोई शेप नहीं पकड़ सकता? हाँ बच्चों, पकड़ सकता है। दो शेप्स ऐसी हैं जो इंडिफरेंस कर्व एक्स्ट्रा पकड़ सकता है। सबसे पहली शेप है हमारी, देखो, एक हो सकता है कि इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन बन जाए। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट, आई गेस पेन, जो ये है इंडिफरेंस कर्व, हमने तो पढ़ा ये केस, जैसी शेप है उसकी, कन्वेक्स है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेफ्ट टू राइट है। लेकिन इंडिफरेंस कर्व कभी कभी स्ट्रेट लाइन, ये भी ध्यान रखेंगे, और कभी कभी इंडिफरेंस कर्व एल शेप का भी बनता है। ये को एल बना है ना, जैसे ग्राफ है वैसे ये भी एल शेप बना है। इसका रीजन क्या है? देखो, एल शेप तो आपको एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट इसको हम याद रखेंगे क्योंकि सीयूईटी के एग्जाम के अंदर इसके बारे में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो एल शेप कब बनेगा? जब ये परफेक्ट, अभी ये लिख लो बस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे। ये लिख लो बस कि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे, तब शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एल शेप होती है। लेकिन जो आपके एनसीईआरटीज में मेंशन, अगर जब स्ट्रेट लाइन होगी ना, कभी भी स्ट्रेट लाइन दिखे आपको, आप समझ जाओ जो गुड्स हैं वो सब्स्टिट्यूट्स हैं। सब्स्टिट्यूट्स वो भी नॉर्मल सब्स्टिट्यूट्स नहीं,
परफेक्ट होने चाहिए भैया। अच्छा, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल देखो, थम्स अप, कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, थम्स अप टेस्ट द थंडर, ठीक है, सलमान खान साहब ऐड देते हैं। अब देखो आपको थम्स अप पीनी है, अब सब्स्टिट्यूट गुड्स वो हो गए कि आपने कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक पियो, चाहे आप ड्यू पियो, चाहे उसके बदले फैंटा पी लो, नहीं उसके बदले कोका कोला पी लो, नहीं उसके बदले हम लोग सर थम्स अप पियेंगे, कुछ बोलते हैं सर हम लिम्का पियेंगे। बट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का मतलब है कि जैसे थम्स अप है, थम्स अप हम देखते हैं कि हमेशा एक बॉटल में आती है, पेट बॉटल में आती है। थम्स अप हमेशा एक पेट बॉटल में आती है ना, प्लास्टिक की बॉटल में शेप में, उसको हम पी लेते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूं कि यार थम्स अप की ना बॉटल नहीं मिल रही, उसका कैन मिल रहा है, उसका कैन मिल रहा है, कोल्ड ड्रिंक का कैन मिल रहा है, जो लोहे का कैन मिल रहा है, उस जगह पे ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कहला रहे हैं। कैसे? देखो दोनों थम्स अप ही हैं, बट फर्क ये है कि पेट बॉटल की जगह मैं कैन लेके आया हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझको कि मैं चाहे वो पीऊं चाहे मैं उस पे पीऊं, लेकिन दोनों में थम्स अप ही है। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऐसे हो सकते हैं, जैसे कि 10 रुपए का नोट और 10 रुपए का कॉइन होता है। अब 10 रुपए के नोट और कॉइन के अंदर ज्यादा फर्क तो नहीं है, आप चाहे उसको यूज करो चाहे उसको यूज करो, तो उस कॉइन में भी उतना ही सामान आएगा और नोट में भी उतना ही सामान आएगा 10 रुपए के। सो दीज आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। और जब भी कभी आपको इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन में दिखेगा, स्ट्रेट लाइन, ये देख लो स्ट्रेट लाइन है ये, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये उस समय जो इंडिफरेंस कर्व होगा अगर स्ट्रेट लाइन में दिखे आपको, उसको हम बोलेंगे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का केस है। ऑलराइट, और अब देखो हमने बोला ये जो शेप है इंडिफरेंस कर्व की, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, या फिर ऐसे हो गई, स्ट्रेट लाइन कन्वेक्स हो गई या एल शेप हो गई, ये क्यों होती है? ये एमआरएस की वजह से होती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से। अगर मैं बोलता हूं आपको कि कन्वेक्स है तो इसका मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब गिर रहा है ना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पहले ज्यादा था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, हमने ऊपर पढ़ा था कि 3:1 था, फिर 2:1 हुआ, फिर 1:1 हुआ। लेकिन इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री एल शेप के अंदर एमआरएस पॉजिटिव होता है, वो बढ़ता है, उल्टा चलता है। और लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो एमआरएस जो है हमारा वो कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट मतलब कि जैसे कि 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2, तो ये कांस्टेंट रहेगा उस जगह पे जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो स्ट्रेट लाइन में आ जाता है। इसी को हम लोग रीड कर लेते हैं कि जो शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है वो एमआरएस की वजह से, डिमिनिशिंग लॉ, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, उसकी वजह से कन्वेक्स होता है। अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे तो एमआरएस डिमिनिश नहीं होता है, इट रिमेन्स द सेम या फिर कांस्टेंट। ऑलराइट, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपने साथ लिख लिया करो क्योंकि पीपीटी के अंदर आपको सिर्फ पीपीटी मिलेगी। ऑलराइट, उसके अंदर आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी, तो बार बार वीडियो देखने का फायदा है। कांस्टेंट मतलब सेम, जैसे कि एग्जांपल है, मैंने आपको बोला था जैसे 5 रुपए का नोट ले लो और 5 रुपए के सिक्के ले लो, 5 रुपीज नोट 5 रुपीज कॉइन। अब ये देखो अगर आपके पास एक सिक्का है और आपके पास 8 नोट है, आप कितना मर्जी बदल लो उस वैल्यू तो 5 रुपए की 5 रुपए ही रहेगी ना। 5 रुपए के सिक्के से अगर आप एक 5 टॉफी ले सकते हो तो 5 रुपए के नोट से भी 5 टॉफी ही ले सकते हो। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इधर कांस्टेंट रहता है, ये देखो 1:1 1:1, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अब जब ये कांस्टेंट है, अगर भैया ये कांस्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको याद होगा कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब कि इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको मतलब कि 1:1 ही रह रहा है। तो आप ये देखो कि हमारा जितना भी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो 1 ही है, कांस्टेंट आएगा, और ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन बन रहा है। और ये कब का केस है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का। और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स कौन से गुड हैं हमारे? जो हमारे होते हैं यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर एंड प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया थम्स अप का कैन या फिर पेट बॉटल, दोनों सेम चीज है। 10 रुपए का सिक्का ले लो, 10 रुपीज नोट, या फिर 10 रुपीज का कॉइन ले लो। ऑलराइट, इस जगह पे इंडिफरेंस कर्व जो है हमारा स्ट्रेट लाइन बनता है। ऑलराइट, और कॉम्प्लीमेंट्री में भी मैंने बता दिया आपको, जो बच्चों को अगर कॉम्प्लीमेंट्री, एक बार फिर समझा देता हूं, अगर मैं ये देखो ये बना है कॉम्प्लीमेंट्री में एल शेप रहता है इस जगह, मतलब कि परफेक्ट, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा निब को छोटा कर लेता हूं। इसको एल शेप के अंदर जो हमारा ये इंडिफरेंस कर्व है इसको हम बोलते हैं हमारा परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। अब परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से हो गए? फॉर एग्जाम्पल, कॉम्प्लीमेंट क्या करती हैं चीजें?
देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स का कंसेप्ट आगे डिमांड में आएगा। फॉर एग्जाम्पल टी और कॉफी एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसकी बात की है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या हो गए, देखो परफेक्ट वर्ड लग गया तो थम्स अप की बोतल और कैन बोल दिया। उस जगह एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जैसे कि कार और पेट्रोल कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि भाई मेरी गाड़ी पेट्रोल वाली है तो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट करेंगे। पेन और इंक, अगर इंक डलेगी तभी पेन चलेगा, ठीक है। उसी जगह पे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री कौन से गुड्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी है समझ लो वैगन आर, उसके अंदर सीएनजी भी है और पेट्रोल भी है, तो वो परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दोनों चीजें कवर कर सकता है वो। तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि लेफ्ट शू राइट शू, एक जूता है उसका एक लेफ्ट शू है और राइट शू है, ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना। अगर एक भी जूता नहीं हुआ फिर क्या करोगे, मंदिर से एक चप्पल चोरी हो जाए फिर आप क्या करते हो, दूसरी चप्पल भी छोड़ देते हो। वही चीज है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर। और इसके अंदर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर जो आपके शेप ऑफ ए है, एल शेप रहेगी आईसी की। और तीसरी चीज एमआरएस इधर पॉजिटिव होता है, ये याद रख लेना भैया, काम आएगा आपके। ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं, एक कंसेप्ट है जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, इस कंसेप्ट का बहुत जिक्र होता है, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या है सर। देखो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं चैप्टर के अंदर कि सर कंजम्पशन के लिए बंडल्स, कंज्यूमर बंडल बनाता है कि एक बनाना, जैसे कि आपको बताया था ना मैंने कि ये एक बनाना ले लिया, एक बनाना लिया सर, 3 मैंगो ले लिए सर, 2 बनाना ले लिए सर, 4 मैंगो, ऐसे जो बंडल्स हैं हमारे, इन सब की जो बात कर रहा था मैं, बंडल्स जो बन रहे थे। उसी जगह अगर एक कंज्यूमर आप हो, आप बोलते हो कि आपको क्या चाहिए, आप बोलोगे सर मुझे तो सबसे ज़्यादा सब कुछ चाहिए, मुझको हाईएस्ट लेवल सेटिस्फैक्शन चाहिए, उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा सामान लेना चाहता हूँ। तो उस जगह पे मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस यही कहती है कि जब भी कंज्यूमर के पास कोई बंडल अवेलेबल हो, फॉर एग्जाम्पल एक बंडल है उसके अंदर समझ लो ये बनाना है, ये मैंगो है, 1 बंडल है उसके अंदर बनाना 3 है, उसमें बनाना 1 है, मैंगो है हमारे 5। दूसरा बंडल है बनाना 2 है, मैंगो है 6। तीसरा बंडल है जिसमें बनाना 3 है और मैंगो है 7। एज ए कंज्यूमर आप कौन सा बंडल लेना चाहोगे, आप तो बोलोगे बस सर मुझे तो ये वाला चाहिए कि जिसके अंदर 3 मेरे को सबसे ज़्यादा मिल रहा है, 3 बनाना मिल रहा है, 7 मैंगो मिल रहा है, मैं तो यही लूंगा। तो यही इसी चीज़ को हम बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस कि जो कंज्यूमर है वो हमेशा कंज्यूम वही करना चाहता है, उसकी डिमांड यही रहती है कि उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ 1 या मोर देन 1 गुड मिले। देखो ना इधर मेरे को ये गुड भी ज़्यादा मिल रहा है, ये गुड भी ज़्यादा मिल रहा है, या मैं बोल दूं आपको कि ये बनाना है, ये मैंगो है, बनाना 1 है, मैंगो सब में 5 है, बनाना 2 हो गए बनाना, आप तब भी ये लोगे, आप बोलोगे सर मुझे एक गुड तो ज्यादा मिल रहा है ना, दूसरा गुड तो सेम ही है, चाहे एक गुड भी ज्यादा मिले तो उसको हम मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस बोलते हैं। मतलब कि क्या लिखा है, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आर मोनोटोनिक ओनली इफ बिटवीन एनी 2 बंडल्स द कंज्यूमर प्रेफर्स द बंडल व्हिच हैज मोर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द गुड्स एंड नो लेस ऑफ द अदर गुड। कि मतलब कि एक तो गुड ज्यादा ज्यादा हो और दूसरा गुड भी उससे कम ना हो, कि एक गुड तो ज्यादा से ज्यादा हो, दूसरा गुड भी कम ना हो, तब मैं इसको मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस बोलूंगा। और हम तब से इंडिफरेंस कर्व पढ़ रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व कर रहे हैं। अब देखो इंडिफरेंस कर्व के अंदर एक चीज होती है, जैसे डायग्राम आप देखो यहाँ पर, ये मैंने इंडिफरेंस कर्व बनाया, IC1 है ये समझ लो, ये IC2 है, ये IC3 है। एक ही ग्राफ के अंदर अगर मैं एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व बना सकता हूं, उसको फैमिली, ये देखो ये तीनों है ना, समझ लो फैमिली है, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व बना सकता हूं एक ही ग्राफ में। और इस चीज को हम लोग ये थोड़ी बोलेंगे इंडिफरेंस कर्व है, इसको हम बोलेंगे सर ये इंडिफरेंस मैप है। दिस इज कॉल्ड एन इंडिफरेंस मैप, जिसके अंदर आप एक या एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व्स को आप लोग डायग्रामेटिकली बना सकते हो, तब वो इंडिफरेंस आपका मैप बन जाता है। ऑलराइट, और इसी जगह पे अब देखो मोनोटोनिसिटी क्या है हमारी, मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या है, कंज्यूमर क्या चाहता है उसको सबसे ज्यादा मिले, ए बी और सी है ना, मैं कंज्यूमर हूं ना, मैं तो बोलूंगा सर मुझे ये चाहिए, ये इस लेवल पे मेरे को कंजप्शन चाहिए। अगर कोई इससे ज्यादा होगा ना मैं उधर जाने की कोशिश करूंगा, उससे ज्यादा होगा मैं उधर जाने की कोशिश करूंगा। कि भाई मोनोटोनिक प्रेफरेंस यही बोलती है कि मुझको सबसे ज्यादा, इधर देखो, इधर मुझे दोनों सामान कम मिलेंगे, ठीक है, इधर मुझे दोनों सामान थोड़े ज्यादा मिल रहे, इधर मुझे बहुत ज्यादा मिल रहे, और इधर तो मुझे और ज्यादा मिल रहे ना भैया, तो मैं तो यही चाहूंगा मुझे ज्यादा से ज्यादा सामान मिले, मोर देन। देखो ना दोनों गुड्स ज्यादा हो रहे हैं, ये देखो यहां पर ज्यादा हुआ है, यहां पर भी ज्यादा हुआ है, मैं तो यही पॉइंट चाहूंगा। ऑलराइट, तो ये है इंडिफरेंस मैप, जिसके अंदर हमको ये बोला गया है
इंडिफरेंस मैप में हमको ये बताया गया द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस ओवर ऑल द बंडल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स कॉल्ड इंडिफरेंस मैप. Monotonicity of preferences implied that between any two ICs mean indifference curves, the bundles on the one which lies above, मतलब कि इधर या फिर इधर, are preferred to the bundles on which lies below. मतलब कि मैं इससे ज्यादा इसको चाहता हूं, इससे ज्यादा इसको चाहता हूं, मुझे तो ये चाहिए भैया, मेरे को IC3 चाहिए, मुझे 1 और 2 नहीं चाहिए, मुझे 3 चाहिए. ठीक है. अब इंडिफरेंस कर्व के ना कुछ फीचर्स हैं. एनसीईआरटी में 3 मेंशन है, बट असली में होते हमारे 5 हैं. ये सारा सिलेबस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली चल रहा है. अगर आप कोई रिफ्रेशर्स को रेफर कर रहे हैं, जैसे कि एट माय टाइम आई यूज्ड 4 रिफ्रेशर्स टू कवर माय इकोनॉमिक्स, टू कवर माय बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंट्स एज वेल. सो वो बुक्स के लिए मैं आपको रेफरेंस के लिए एक छोटा सा वीडियो बना के दूंगा, बट अभी के लिए आप फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व में जो 3 है वो तो इंपॉर्टेंटली याद कर लो. सबसे पहला फीचर इंडिफरेंस कर्व का ये रहेगा, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी मैं आपको पहले बता रहा हूँ. पहला फीचर ये है कि इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सर ये तो आपने बताया था. और ये क्यों करता है लेफ्ट टू राइट? क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिश करता है ना. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो डिमिनिश करता है. इसी वजह से तो हमारा इंडिफरेंस कर्व लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग है और साथ साथ कन्वेक्स भी है. ये जो 3 है ना फीचर, ये तीनों बुक में अलग से लिखे हैं आपके. इन्हीं तीनों को एक ही में बनाया हुआ कि लेफ्ट टू राइट, कन्वेक्स और डाउनवर्ड जो स्लोप करता है इंडिफरेंस कर्व, वो करता है क्योंकि एमआरएस डिमिनिश करता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन गिरता है. ऑलराइट. अब मार्जिनल रेट ऑफ, अब देखो एज अ कंज्यूमर आप तो चाहते हैं ऊपर वाले कर्व पे जाना ना, कि हम तो चाहते हैं कि भैया अगर इसके ऊपर एक और कर्व हो, इसके ऊपर एक हो, आप तो बोलोगे सर मुझे इधर पहुंचना है. नहीं, इसके अंदर ये है, देखो यहां पर समझ लो, ये यहां पर मैं ना एक किस्म से डायग्राम बना देता हूं आपको. अब देखो ध्यान से, चलो डायग्राम के हिसाब से समझते हैं. बड़े बच्चों को ना ग्राफ नहीं समझ आते. इवन मैं आपको बताऊं, मेरा छोटा भाई है MBA कर रहा है, उसको भी ना कभी कभी इकोनॉमिक्स से ग्राफ ऊपर से निकल जाता है और बच्चा ग्राफ के डर से इकोनॉमिक्स भूल जाता है. बट उसको इजी करेंगे. समझ लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है. इधर भी 1 2 3 4 5. अगर मुझको, अब देखो बंडल कैसे बनते हैं. 5 के ऊपर अगर मैं 5 मैंगो लेता हूं, ये मैंगो लिखा है ना, ये बनाना 5 मैंगो 1 बनाना आएगा. ऑलराइट. या 4 मैंगो 2 बनाना आ रहे हैं, या 3 मैंगो 3 बनाना आ रहे हैं, या 2 मैंगो 4 बनाना आ रहे हैं, या 1 मैंगो 5 बनाना आ रहे हैं. यही चीज लिखी हुई है यहाँ पर. अब ये बंडल्स हैं सारे हमारे पास. ऑलराइट. ये सारे बंडल्स जो आगे हमारे, ये सारे के सारे बंडल्स लिखे हुए. यहां से समझो, अब अगर 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 ये देखो, मुझको 1 बनाना ज्यादा चाहिए, 1 से 2 चाहिए, 2 से 3 चाहिए, तो मैं देखो यहां से एक एक मैंगो गिरा रहा हूं. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यही तो बोलता है कि इफ यू वांट टू टेक मोर ऑफ वन गुड, यू हैव टू सैक्रिफाइस अदर ऑफ वन गुड. कि एक गुड ज्यादा चाहिए तो दूसरा गुड आपको डिमिनिश करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा. वही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताता है. और इसी वजह से अगर मैं ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट पे अगर मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो मुझे कर्व ही तो मिलेगा. और इसी कर्व को हम इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं. इसी कर्व को हम इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं. ऑलराइट. तो इसी वजह से जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग और कन्वेक्स टू ओरिजिन है. ओरिजिन ये होता है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट ये बोलता है कि हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. जैसे मैंने आपको बताया था उस डायग्राम के अंदर, हमने एक डायग्राम बनाई ना अभी पीछे, क्या उसमें अंदर था डायग्राम में, ये इंडिफरेंस कर्व था, ये IC1 था, ये IC2, ये IC3. मैं बता रहा था कि आपको इधर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचना है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आपको हाईएस्ट पॉइंट में मिलेगी. लेकिन अब देखो जितना आप ऊपर गए हो उतना आप लोगों को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. यहां से आप, यहां पर आपको इतना सेटिस्फैक्शन था, यहां आपको इतना मिल रहा है, यहां तो आपको और सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. ऑलराइट. तो जितना ऊंचा इंडिफरेंस कर्व होगा उतने ही ज्यादा आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी. इसी चीज को यहां लिखा हुआ है, एज लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव. MU क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव. जो मैंने बताया था आपको, मार्जिनल यूटिलिटी
पहले पॉजिटिव होती है, फिर नीचे गिरती है, जीरो पे आती है, फिर नेगेटिव हो जाती है। जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, जब तक आप पराठा खा रहे हो और आपको मजा आ रहा है तब तक तो मजा ही मजा है। बाद में अगर पराठा ज्यादा खा लोगे फिर आपको सजा है, फिर आपके पेट में दर्द होगी, ठीक है ना। एक टाइम आता है आप बोलते हो कि हाँ भाई मेरा पेट पूरा भर गया 3 पराठे खाने से या 2 पराठे खाने से, आप बोलते हो यार अब मजा आ गया, अब उठ जाते हैं, ठीक है ना। जब तक एमयू पॉजिटिव है तब तक आप चाहते हो कि आप और से और खाओ। समझ लो पहला आपने पराठा खाया, आपको 10 यूनिट्स की फायदा हुआ। पहला पराठा खाया, फुल्का खाया, रोटी खाई, आपको 10 यूनिट का फायदा हुआ, 10 की यूनिट। दूसरा पराठा खाया, आप बोलते हो सर मुझे हो गई 18 यूनिट। तीसरा पराठा खाया, सर आप मुझे बोलते हो कि हाँ यार मुझको अब सर मुझे हो गई है 22 यूनिट्स की। यहां पर आप देखो, अब ये तो टोटल यूटिलिटी है ना। मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं, 10 की 10 रहेगी, इधर 8 हो जाएगी, इधर 4। देखो जब तक एमयू पॉजिटिव है तब तक आपका जो मन है वो बढ़ता रहेगा। आप बोलोगे और खाना और खाना और खाना, एक पॉइंट आएगा ऊपर तक पहुंच जाओगे। जब ऊपर तक पहुंच जाओगे फिर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगी। तो इधर ये बता रहे थे, ये हम मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी पे पहुंच गए थे। हम ये बता रहे थे कि देखो जैसे कि ये पूरा ग्राफ बना है, यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन दिया है, बनाना 1 2 3 है, मैंगो 10 10 10 10 है। मैंने आपको पहले बता दिया कि यार एज अ कंज्यूमर आप तो वही बंडल चाहोगे जो आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देगा, जहां पर आपको 3 बनाना मिलेंगे और 10 मैंगो मिलेंगे। तो आप तो हाईएस्ट इंडिफरेंस पे ही जाना चाहते हो ना, ये तो हाईएस्ट पॉइंट बनेगा ना आपका सी वाला। तो ये देखो ये सी वाला हाईएस्ट पॉइंट है। आप तो जितना हायर आईसी कर्व होगा, जितना ये देखो यहां से ऊपर आया, यहां से ऊपर, उतना ज्यादा आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है। यही दूसरा पॉइंट बताता है। और जो तीसरा पॉइंट है वो बोलता है कि दो इंडिफरेंस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते एक दूसरे को। कैसे सर, यहां तो आपने इंटरसेक्ट करा दिया। अब ये इंटरसेक्शन जो हुई है, मेरी बात सुनो, अब यहां पर जो इंडिफरेंस कर्व है हमारे पास दो हैं, एक IC1 है, एक IC2 है। जो IC1 है ये हमको नहीं पता चल रहा है क्या वो यहां से ऐसे गया है, क्या वो ऐसे गया है, ये समझ नहीं हमको आ रहा। लेकिन हमको इतना श्योर है कि एक में तो A है, दूसरे में भी A है। A में 7 और 10 है, 7 और 10, दूसरे के अंदर भी हमारे 9 और 7 है, दूसरे में भी 7 और 10 है। ये हमको समझ आ रहा है कि दोनों के अंदर ये कॉम्बिनेशन तो सर अवेलेबल है। क्या सर, अब मुझे बताओ एज अ कंज्यूमर हम तो यही बोलते हैं ना, जो कंज्यूमर है उसको इंडिफरेंस कर्व पे हर जगह हर पॉइंट पे उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो यार यहाँ पर दो पॉइंट अलग अलग बन रहे हैं, तो किस लेवल पे मिलेगी। अब देखो बी बंडल के अंदर हम देखते हैं एक चीज, देखो ये X1 है, बनाना हमको 9 मिल रहे हैं और इधर भी बनाना 9 मिल रहे हैं, हम खुश हैं भाई। यहाँ पर हम बोल रहे हैं सर मजा आ रहा है, बनाना तो दोनों में बराबर है। लेकिन सर आप ये देखो कि एक जगह मैंगो 5 है, दूसरी जगह मैंगो 7 है। जो बी पॉइंट है यहां पर 7 मैंगो मिल रहे हैं, लेकिन जो सी पॉइंट है वहां पर 5 मैंगो मिल रहे हैं। तो एज अ कंज्यूमर आप तो यही चाहोगे ना कि भाई मेरे को सबसे ज्यादा सामान चाहिए, तो आप बोलोगे यार मुझे ए बी वाला पॉइंट ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं ये वाला इंडिफरेंस कर्व को अपनाता हूं। तो दिस इज एन अब्सर्ड थिंग। देखो ना इसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम आई है कि यार हमको ये नहीं पता चला कि शेप क्या निकला है और इंटरसेक्ट कर गया। अगर इसी जगह ऐसे इंडिफरेंस का बना होता, ये हमारा 1 है, ये 2 है, और इस जगह पे लिखा होता कि हाँ भैया इधर हमको समझ आ जाता कि यार यहां पर हमको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी, यहां पर कम मिलेगी, तो बेटर क्या था हमको ऐसे बना के देना ना। तो इसी वजह से इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि इसकी वजह से हमको काफी ज्यादा कंफ्लिक्टिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। देखो जैसे कि एज पॉइंट्स A एंड B लाई ऑन द सेम आईसी कर्व, यहीं पर ये लिखा हुआ है, इसको मिटाते हैं, अब यहां से पढ़ेंगे कि ये दोनों A और B एक ही आईसी कर्व पे हैं, ठीक है, तो वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। सिमिलरली A और C भी सेम लेवल पे है, वो भी हमको सेम सेटिस्फैक्शन देना उनका बनता है। पर इट फॉलो यूटिलिटी फ्रॉम B एंड C विल ऑल्सो बी द सेम। लेकिन हमको दिख रहा है B और C पे तो अलग अलग यूटिलिटी है भैया। यहाँ पर हमको 9-5 मिल रहा है, यहाँ 9-7 मिल रहा है। तो हम लोग तो यही चाहेंगे ना कि हम लोग ज्यादा सामान, ज्यादा से ज्यादा सामान लें। यहाँ यही लिखा हुआ है ग्रेटर नंबर ऑफ मैंगोज हमको मिल रहे हैं। देखो ना ये हमको ज्यादा मिल रहा है, X2 हमको ज्यादा मिल रहा है X1 से, तो हम तो यही चाहेंगे। तो कंज्यूमर इज बेटर ऑफ एट पॉइंट B देन पॉइंट C। तो कंज्यूमर A B को चाहेगा, वो C को भूल जाएगा। इसी वजह से हम लोग ये नहीं कर सकते कि इंटरसेक्ट नहीं करवा सकते। ये जरूरी है कि हाँ भाई इंडिफरेंस कर्व अलग अलग होते हैं, इंटरसेक्ट कभी नहीं करते, ठीक है। ये आपका था इंडिफरेंस कर्व तक का। अब हम पढ़ेंगे कंज्यूमर बजट को। कंज्यूमर बजट क्या है,
आप एक कंज्यूमर हो, आपकी मम्मा ने आपको 200 रुपये दिए। अब ये दिमाग में डालो कि उधारी वगैरह नहीं चलेगी, देयर इज नो क्रेडिट सिस्टम। तो ये दिमाग में डालो कि भाई उधार कोई नहीं दे रहा। ये बताओ कि आपका बजट कितना हुआ, तो मतलब 200 रुपीज़ आपका बजट है। अब उन 200 रुपये में आप जो मर्जी करो, आप उसके अंदर जितना मर्जी सामान ले सकते हो, उसके अंदर आप जितने मर्जी बंडल लो सामान के, आपके हैं वो। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं कंज्यूमर का बजट, कि कंज्यूमर कितना सामान ले सकता है। कि जैसे कि लेट अस कंसीडर कंज्यूमर हु हैज ओनली फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, जिसको हम इनकम बोलते हैं, टू स्पेंड ऑन टू गुड्स। द प्राइसेस ऑफ द गुड्स आर ऑल्सो गिवन इन द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 200 रुपीज़ है, 100 रुपये दर्जन है बनाना, और 100 रुपये किलो है मैंगो। अब आप इन 200 रुपये में, या आप ले लोगे, आप बोलोगे सर मैं 1-1 का बजट ले लेता हूँ, ठीक है ना, मैं 1 किलो दोनों ले लें। आप बोलते हो सर नहीं, मैं 0.5 किलो और 0.5 किलो का एक बंडल बना लेता हूँ। कुछ बोलेंगे सर मुझे 250 ग्राम ही चाहिए, तो मैं 250 ग्राम ही लेता हूँ। कुछ बोलेंगे सर मैं 0.5 बनाना ले लूँगा, सर 1.5 में मैंगो ले लूँगा। अब वो आपके ऊपर है, जितने मर्जी बंडल ले सकते हो आप इस बजट के अंदर, आपके ऊपर है। लेकिन आप ये याद रखना कि आप 200 रुपये से ज़्यादा नहीं कर सकते हो। आप 210 भी नहीं कर सकते, 220 भी नहीं कर सकते, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट एजम्पशंस। आपको अज्यूम करना है कि 200 ही बजट है। तो आपके अंदर आप जितना भी सामान ले सको, वो सब आपका कंज्यूमर का बजट है। द कंज्यूमर कैन नॉट बाय एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट ही वे वांट टू बाय। अब फॉर एग्जांपल, मुझे मैंगो बहुत पसंद है, मैं मैंगो 3 किलो नहीं ले सकता, क्योंकि 100 रुपये तो किलो है, तो 200 रुपीज़ ही कर सकता हूँ। मेरे को बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, सर मैं 3 दर्जन तो ले ही नहीं सकता बनाना, 3 डजन नहीं ले सकता, क्योंकि 2 ही डजन आएंगे, तो मैं हर कॉम्बिनेशन ले सकता। तो गिवन फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस ऑफ द टू गुड्स, द कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय ओनली दोज बंडल्स विच कॉस्ट लेस देन और इक्वल टू हिज इनकम। यहाँ देखो 200 रुपये थे मेरे पास, अब यहाँ मैं 200 रुपये से नीचे ले लूँ, यहाँ टोटल 200, यहाँ मैं 100 का ले लूँ, 50 का सामान ले लूँ, 150 का ले लूँ, 190 का ले लूँ, और मैक्सिमम 200 का, मतलब कि लेस देन इक्वल टू 200 लेना है मेरे को भैया, जो मर्जी हो जाए। ऑलराइट, अब बजट सेट, और इसमें बजट लाइन क्या है, ठीक है। अब बजट सेट किया, तब से मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, ये जो डिफरेंट बंडल्स जो कंज्यूमर ले सकता है, डिफरेंट बंडल्स जो कंज्यूमर ले सकता है, जितना भी सामान है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये देखो, ध्यान से इस चीज को पढ़ो, पहले मैं दूसरी स्लाइड पे आपको समझा रहा हूं एक चीज। देखो 1 मिनट, अब कंज्यूमर के पास 20 रुपए हैं और बोथ गुड्स का प्राइस 5 रुपए है, ठीक है। टोटल 20 रुपए हैं आपकी जेब में, और ए गुड है 5 रुपए की, बी गुड भी 5 रुपए की। अब आप कॉम्बिनेशन बनाओ, या मैं ए को कोई नहीं लूँ, ए कोई नहीं लूंगा, तो 0 4 आ जाएगा, 5 4 20, एक ले लिया 1 3, ठीक है, 2 2, ठीक है, उसके बाद 3 1, उसके बाद 4 0। ये कॉम्बिनेशन ले सकता हूं मैं सारे, क्योंकि मेरे को 20 रुपये ही खर्चने हैं भाई, उससे ज़्यादा नहीं। देखो ना, ये मैं दोनों नहीं लूँ, या मैं एक ले लूँ, 2 ले लूँ, ये ऐसे ऐसे करके सारे कॉम्बिनेशन बना दिए हैं उसने। तो आप तो इतने ही कॉम्बिनेशन, लेकिन आप लोगों के पास, आप देखो 20, आप लोग 20 रुपये ही हैं, आप लोग ये नहीं कर सकते कि दोनों सामान आपने समझ लो, एक भी 3 डाल दिए, दूसरे भी 3 डाल दिए, एक 5 रुपये का था तो एक 15 का हो गया, दूसरा भी 15 का हो गया, 30 रुपये हो गए। ये बंडल तो आप ले ही नहीं सकते भैया, क्योंकि आपके पास 20 रुपये तो हैं, तो 30 रुपये कैसे खर्च किए? जेब में 20 लेके गए, सामान आप 30 का ले आए। दोस्ती यारी नहीं है यहाँ पर भाई, ये दुकान वो वाला सिस्टम नहीं है, क्रेडिट सिस्टम नहीं है। 20 रुपये लेके गए थे तो 20 रुपये का ही सामान आएगा ना। तो ये बंडल तो आपके औकात से बाहर है, ये हमारे लेवल से बाहर है, हमारे हैसियत से बाहर है। अभी पैसे ही नहीं है इतने भैया, कहाँ से लेंगे? तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं कंज्यूमर का बजट। इसी चीज़ को हम बोलते हैं, जो हमारा बजट सेट है ना, ऑल दोज कॉम्बिनेशंस जो एक कंज्यूमर एक गिवन इनकम के अंदर ले सकता है, सारे कॉम्बिनेशंस जो इनकम के अंदर ले सकता है ना भैया, इनकम के अंदर। ये नहीं है कि मैं 3 वाला बजट नहीं इंक्लूड कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इनकम के अंदर ले सकता है, उसको हम एक बजट सेट बोलते हैं। ऑलराइट, पहली चीज समझ के कि बजट सेट क्या है। दूसरी चीज, बजट लाइन क्या है? बजट लाइन क्या है? मैक्सिमम कितना सामान ले सकते हो? 20 रुपए का, 20 रुपीज बजट था ना इस एग्जाम्पल में, हमने 20 रुपए बजट था ना। तो बजट लाइन एक वैसी लाइन है जो आपकी जेब पे ना वो रख देती है कि भैया ये 20 रुपए हैं, आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो बजट लाइन, ये बजट लाइन होती है हमारी, समझ लो। ये बजट लाइन जो है ना, ये आपको बता रहा है कि भाई 20 रुपए आपकी टोटल आमदनी है, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते, ये बजट के हमारा इधर तक खर्च सकते हैं। आप जेब में अपने 80,000 रुपए लेके गए हो, समझ लो आप जेब में 30,000 रुपए लेके गए हो, 30,000 रुपए तक आप जो मर्जी मोबाइल लो, आप चाहे 10,000 वाले 3 ले लो,
चाहे 15,000 के 2 ले लो, चाहे 28,000 का एक ले लो, चाहे 2-2 हज़ार के इतने ले लो, आपके ऊपर है, या 30,000 का एक ले लो। लेकिन आप 80,000 का फोन नहीं ले सकते, क्योंकि आप लेके ही 30,000 की हो। समझ रहे हो बात को? 30,000 के फोन को आप 30,000 ही ले सकते हो, आप 80,000 का फोन नहीं ले सकते हो। वो एक बजट आप लेके गए हो घर से, वही बजट लाइन है, 30,000 रुपीज बजट लाइन है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतनी इनकम आप खर्च सकते हो, वो है 30,000। ऑलराइट, तो बजट लाइन और बजट सेट में ये फर्क है। एक बार हम पीछे से अब रीड करते हैं, क्योंकि अब आपको समझ आ जाएगा आराम से। सपोज द इनकम ऑफ कंज्यूमर को एम लेके चल रहे हैं यहां पर, और प्राइस ऑफ बनाना P1 और P2। प्राइस ऑफ बनाना P1 है और प्राइस ऑफ जो हमारा मैंगो है वो P2 रखा हुआ है। अब एग्जांपल देखो, अब ध्यान से सुनो। अगर आपको आपकी टोटल इनकम M है, वो है मैं बोलता हूं 200 रुपीज। ऑलराइट, अगर आपको P1 प्राइस पे X1 क्वांटिटीज ले सकते हो, प्लस P2 प्राइस पे X2 क्वांटिटीज ले सकते हो, और वो हमारा लेस देन इक्वल टू 200 होना चाहिए। इसी इक्वेशन को हम लोग जब बात करते हैं ना, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं बजट का कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है कि ये हमारा भाई यहां पर हम रोक लेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, यही हमारी पॉकेट अलाउ कर रही है। तो बजट का यहां पर एक वो लग गया है, तलवार लग गई है भैया, इसके ऊपर नहीं जा सकते आप। हम बोलते हैं ना हमारे गुस्से का एक एंगर का एक कंस्ट्रेंट है, एक लेवल है एंगर का, गुस्से का, वैसे बजट का भी एक लेवल है। और ये कंस्ट्रेंट जो है वो इसकी वजह से भैया, लेस देन और इक्वल टू, मतलब कि जो लेस देन का साइन है ना, वो बजट कंस्ट्रेंट है। ऑलराइट, यही लिखा हुआ आगे, द सेट ऑफ बंडल्स अवेलेबल टू कंज्यूमर इज बजट सेट, दैट इज ऑल बंडल्स दैट कंज्यूमर कैन बाय विद हिज इनकम एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस। मतलब कि वो बंडल जो वो खरीद सकता है, वो नहीं जो वो हवा में बना सकता है, वो खरीद सकता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, द कंज्यूमर कैन नॉट बाय बंडल्स 3, 3, 4, 5, क्योंकि देखो ना, अगर 5-5 रुपए के हिसाब से ये 30 रुपए बनते हैं, ये हमारे 20 और 25 45 रुपीज, ये तो बिकॉज दे कॉस्ट मोर देन ₹20। ऑल बंडल्स इन दिस पॉजिटिव कॉन्स्ट, देखो सारे के सारे जो ये बंडल्स हैं, इसके अंदर हम ये चीज देखते हैं, ये देखो ये जो एरिया है ये वाला, ये सारे जो एरिया है, ठीक है ना, ये सब बजट सेट है मेरा, ये लाइन से लेके पूरा, ये इसको हम पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट बोल दें, पॉजिटिव विच आर ऑन या बिलो द लाइन, ये जो लाइन के ऊपर है, मतलब कि लाइन के इधर इधर है या फिर लाइन के अंदर है, इसको मैं बोलता हूं बजट सेट। ऑलराइट, और बजट लाइन क्या है सर? बजट लाइन बेटा यही है, ये इक्वल टू साइन, जो लेस देन साइन है वो है कंस्ट्रेंट, जो इक्वल टू साइन है वो है आपका बजट लाइन। बजट मतलब कि अगर आपकी जेब में 200 रुपए थे, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 30,000 आपके जेब में है फोन लेने के लिए, अगर आप पूरा 30,000 खर्चते हो, पूरा 30,000, इट मीन्स कि आपने जो सामान लिया है वो पूरे 30,000 का है। एक फोन 15,000 का था, दूसरा फोन भी 15,000 का पड़ गया, तो दोनों फोन मिला के 30,000 पूरा खर्च हो गया। इट मीन्स कि मैं पूरा लाइन पे आया हूं, मैं पूरा का पूरा बजट पे आया, तो वो इक्वल टू मेरे बजट था। तो ये जो हिस्सा है, ये जो लाइन बन रही है, इसको मैं बोलता हूं बजट लाइन, और इसके अंदर जितना भी सामान आता है उसको मैं बोलता हूं बजट सेट। ऑलराइट, यहां तक मैंने आपको जो चीज इजी थी समझाने में, पूरा इजी वे में समझाया। नहीं समझ आया वापस ध्यान से सुन लो, तब भी नहीं समझ आया कमेंट डाउन करो, वापस समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है भैया। ठीक है, तो इसी वजह से लिखा हो, द लाइन कंसिस्ट ऑफ ऑल बंडल्स दैट विच कॉस्ट एग्जैक्टली इक्वल टू एम। एम क्या थी? हमारी इनकम जो हमने एज्यूम की थी, इज कॉल्ड बजट लाइन। पॉइंट्स बिलो द बजट लाइन रिप्रेजेंट बंडल्स विच कॉस्ट लेस देन एम। ये सारा जो है नीचे उसके तो लेस देन एम होगा। बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन विद हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट M1 P1 एंड वर्टिकल इंटरसेप्ट M डिवाइड बाय P2। ये M डिवाइडेड है, अगर आप M1 ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है, इसको डिवाइड को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ध्यान से चीज समझना मैंने क्या बोला। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पता है? देखो मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल। वर्टिकल मीन्स सीधा खड़ा हो, हॉरिजॉन्टल मीन्स ऐसे। अब वर्टिकल अब ये बोला ना, वर्टिकल में क्या, M ये डिवाइडेड P2 और ये है हॉरिजॉन्टल। ये बोल रहा है कि अगर भाई ये भी तो हो सकता है ना कि मैं सारे के सारे ये कॉम्बिनेशन के सामान ले लूं और दूसरा जीरो ले लूं,
कि समझ लो मैं बोलता हूं कि मैंने 4 मैंगो ले लिए, 0 बनाना ले लिए, वो तो यहीं आएगा ये पॉइंट। या फिर मैंने 0 और 4 कर लिया, या मैंने, अगर मैं इसको प्रॉपरली लिखूं ना बंडल में नीचे सबसे पहले लिखा जाता है जो एक्स एक्सिस पे होता है, जो एक्स एक्सिस होगी और ये वाई एक्सिस होती है, ठीक है। जो एक्स एक्सिस पे लिखा होता है सबसे पहले उसको लिखते हैं। यहां पर लिखा गया है कि मैंगो 0 और 4 मैंगो ले लिए मैंने, यहां पर मैंने 4 बनाना और 0 मैंगो ले लिए। तो मतलब कि यही लिखा गया, द हॉरिजॉन्टल, जो मतलब कि लेटा हुआ था ऐसे, जो ऐसे लेटा हुआ था, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट बंडल दैट कंज्यूमर कैन बाय इफ ही स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑफ बनानास। और वर्टिकल क्या बताएगा, अगर वो सारी इनकम अपनी खर्चेगा मैंगोज के ऊपर। तो स्लोप है जो बजट लाइन की, ये जो स्लोप है वो है ये -P1 डिवाइड बाय P2। ऑलराइट, फिर हम पढ़ेंगे प्राइस रेशियो एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन। अभी हमने स्लोप पढ़ा ना, जो ये था -P1 बाय P2। एनसीईआरटी के अंदर बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज भी है, मैंने ट्राई किया उसको थोड़ा इजी वे में, जो इंपॉर्टेंट है उसी को रखूं, तो आप बस ध्यान से बस समझते रहो अभी, ठीक है। अब देखो, प्राइस रेशियो और स्लोप ऑफ बजट लाइन की बात ये की गई है कि कोई भी पॉइंट बजट लाइन के ऊपर, कोई भी पॉइंट इस बजट लाइन पे, ऑलराइट, बजट लाइन के ऊपर कंज्यूमर का सारा बजट की बात करता है कि अगर मैं ये सामान ले लूं तो ये सारा की इनकम की बात करते, तो 30,000 वाली बात की थी मैंने, 30,000 का 30,000 बजट लाइन पे सारा वही है। नाउ सपोज कंज्यूमर वांट्स टू हैव 1 मोर बनाना, कंज्यूमर का मन ललचाया, उसने बोला मुझको एक और बनाना खाना है। अब बनाना वो कब खाएगा, कैसे खा सकता है भैया, उसको जैसे मर्जी मैंगो को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर वो मैंगो को सैक्रिफाइस नहीं करेगा तो वो हायर आईसी पे चल जाएगा। सैक्रिफाइस करना तो जरूरी है, बलिदान देना जरूरी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक ना एक मैंगो छोड़ेगा तभी बनाना खा पाएगा। या उसी के ऊपर बात करता है कि भैया कितने छोड़े, एक मैंगो छोड़ना पड़े, 2 छोड़ने पड़ेंगे, 3 छोड़ने पड़ेंगे, उसी के ऊपर बात करता हमारा ये टॉपिक कि भैया कितने बनाना, एक बनाना लेने के लिए उसको कितने मैंगो को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। वो डिपेंड करेगा सिर्फ प्राइस ऑफ द गुड्स के ऊपर, पैसों के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर एक क्वांटिटी बनाना लेना है तो उसको रिड्यूस करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर ऑन मैंगोज इफ ही वांट्स टू वन मोर बनाना, वही लिखा हुआ। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ बजट, मतलब ये इस लाइन की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या बताती है, मेजर द रेट एट विच द कंज्यूमर इज एबल टू सब्स्टिट्यूट बनानास फॉर मैंगोज व्हेन ही स्पेंड्स हिज एंटायर बजट। कि भैया अगर उसने उस बजट लाइन पे रहना है, अगर उस कंज्यूमर ने इस बजट लाइन पे रहना है, तो अगर उसको एक गुड ज्यादा चाहिए, समझ लो पहले वो इस जगह पे था, अब उसको एक गुड ज्यादा चाहिए, अगर उसको बनाना ज्यादा चाहिए, उसको ये चीज कम करनी पड़ रही है, मैंगो छोड़ना पड़ेगा। और कितने मैंगो छोड़ने पड़ेंगे वो प्राइस पे डिपेंड करता है। अब इसी के ऊपर जो स्लोप है और जो हमने चेंजेस है, अब वो उस बजट सेट में चेंज भी आ सकता है। देखो 30,000 आप, मैंने आपको बोला बजट है, अब आप सोचो, अब तो उस 30,000 में ज्यादा सामान या ज्यादा सामान कैसे खरीद पाओगे। यहां सर आप बोलोगे यार सर समझ लो, मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया था बनाना और मैंगो का। बनानों में मैंगो मैंने बोला 100 रुपये किलो है, बनाना मैंने बोला था आपको 100 रुपये के डजन, ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ भैया अब आपका बजट ना थोड़ा सा बजट सेट है ना, वो थोड़ा चेंज हुआ है। आप बोलोगे यार हाँ यार, अगर मैं बोल दूँ आपको बनाना 50 रुपीज़ डजन हो जाए, मैंगो लेकिन 100 रुपये किलो ही है, क्या अब आप ज़्यादा सामान खरीद सकते हो। हाँ सर खरीद सकते हैं। इसका मतलब अगर प्राइस फॉल करे गुड्स का, आपका बजट सेट चेंज होता है, पहली चीज तो समझ गए। दूसरा केस ये है कि आपके पास 200 रुपए थे, अब मैं बोलता हूं भैया आपके जो आपकी इनकम है ना वो हो गई है 400 रुपए, लेकिन जो प्राइस है वो 100 रुपए ही है डजन और 100 रुपए मैंगो वाला। अब भी आपका बजट सेट चेंज हो जाएगा। आप बोलोगे सर अब मैं 2-2 किलो दोनों ले सकता हूं, पहले मैं तो ये कॉम्बिनेशन ले ही नहीं पा रहा था, पहले तो मैं 1-1 किलो पे ही था, अब मैं 2-2 किलो ले पा रहा हूं। समझ रहे हो बात को। तो इन वजह की वजह से, इन चीजों की वजह से, इनकम और प्राइस ऑफ गुड्स की वजह से हमारा बजट सेट चेंज हो सकता है। अब अगर मैं बोलूं आपको सिर्फ इनकम बदले, बच्चों मैंने बोला आपको कि इनकम आपकी चेंज हो गई है, 2 केसेस हो सकते हैं। आपकी इनकम पहले 200 बताई थी मैंने, अब आपकी इनकम 300 हो जाए या आपकी इनकम 100 हो जाए, या इंक्रीज कर जाए इनकम या डिक्रीज कर जाए। उन जगहों पे क्या चीज होगी अब हम देखेंगे। देखो
पहले हम डायग्राम से समझेंगे फिर हम रीड करेंगे, ठीक है। ध्यान से चीज समझो, मैंने बताया था आपको ये कौन सा है और ये क्या है। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट, इसको बोलते हैं वर्टिकल इंटरसेप्ट। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको समझ लेना कि वर्टिकल कौन सा होता है, सीधा वाला, हॉरिजॉन्टल होता है ये लेटा हुआ। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट में क्या चेंज, अगर देखो इनकम की बात है, इनकम मैंने बात की है इनकम की, अगर आपकी इनकम फॉल कर जाए, ये है केस फॉल का, फॉल मतलब नीचे गिर जाए, पहले 200 थी अब 100 हो जाएगी। अब आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि आपके इंटरसेप्ट, ये जो इंटरसेप्ट है दोनों, ये अंदर आ जाएंगे। क्यों अंदर आ जाएंगे, क्योंकि पहले आपके पास 200 इनकम थी, अब मैं बोलता हूँ 100 रुपए इनकम है। अब आप सामान कम खरीद सकते हो। जब सामान कम खरीद पाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी बजट लाइन यहां पहुंच जाएगी ना। ये समझ लो 200 रुपए वाली थी, ये 100 रुपए वाली, अब आपकी बजट लाइन इतनी है। अब आप दोनों आधा आधा किलो ले सकते हो ज्यादा से ज्यादा। पहले आप 1-1 किलो मैक्सिमम ले सकते थे, अब आप आधा आधा किलो दोनों ले सकते हो मैक्सिमम। पहली चीज समझ गए। अगर आपका बजट जो आपका इनकम है वो फॉल करती है, इनकम अगर फॉल करती है तो ये दोनों इंटरसेप्ट जो हैं वो चेंज करते हैं, इंटरसेप्ट चेंज करते हैं हमारे। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये अंदर वाली साइड आ गए, इनवर्ट शिफ्ट हो गया, लेकिन स्लोप वही है। देखो स्लोप वैसी की वैसी सेम ही रही है, स्लोप में चेंज नहीं है। ये एंगल जो है स्लोप का वो ऐसा ही है, तो अभी भी वैसा ही रहा है, बस इंटरसेप्ट चेंज करके दोनों, ये इधर से इधर आ गए, P2 इधर से इधर आ गया, ठीक है। अगर अब बात आई है इनकम, पहले 200 थी अब 300 हो गई है, इनकम राइज हो गई है, इंक्रीज हो गई है। अब आप ज्यादा से ज्यादा सामान ले पाओगे, ऑब्वियस ही बात है। पहले आप इतना सामान ले सकते थे, अब आपकी इनकम बढ़ गई, अब ये 200 तक ले सकते थे, अब ये हिस्सा 300 तक आ गया, अब आप ये सब ले सकते हो। तो ऑब्वियस ही बात है इंटरसेप्ट फिर मूव किए, लेकिन मूव किस तरफ किए, आउटसाइड, आउटवर्ड शिफ्ट हुआ। देखो ना बाहर की तरफ शिफ्ट हुआ, बाहर, यहां पर अंदर की तरफ हुआ। फॉल का मतलब पीछे की तरफ गिरा दो, इंक्रीज का मतलब आगे की तरफ बढ़ा दो। यही चीज की बात की गई है कि हाँ भैया कि एक आउटवर्ड शिफ्ट होता है, आउटवर्ड शिफ्ट होता है बजट लाइन के अंदर, लेकिन जो स्लोप है सेम है, इंटरसेप्ट चेंज हुए हैं। ऑलराइट, चलो भाई अब हम रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। पहले वाला द स्लोप ऑफ द न्यू बजट लाइन इज द सेम, स्लोप सेम है, हाउएवर द इंटरसेप्ट्स हैव चेंज। इंटरसेप्ट कौन से, वो m डिवाइड बाय P1 और m डिवाइड बाय P2, वो दोनों अंदर की तरफ या बाहर की तरफ आ रहे हैं। इफ इनकम फॉल्स, जब मतलब ये है हमारी नई इनकम, ये पुरानी, ठीक है। इफ इनकम फॉल्स बोथ इंटरसेप्ट डिक्रीज एंड देयर इज अ पैरेलल इनवर्ट शिफ्ट ऑफ द बजट लाइन। ये देखो यहां से इधर आ गया वो, ठीक है ना। इफ इनकम गोज डाउन द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स गो डाउन, अब हमें कम सामान खरीद पाऊंगा। लेकिन अगर इनकम ज्यादा हो जाए तो राइटवर्ड शिफ्ट आ रहा है, इंटरसेप्ट इंक्रीज हुए हैं, राइटवर्ड शिफ्ट आ रहा है, आउटवर्ड शिफ्ट आया है, और कंज्यूमर अब ज्यादा सामान खरीद सकता है। अब मैं 1.5 किलो खरीद सकता हूँ, ऑलराइट। पहले मैं 1-1 किलो ले सकता था, अब मैं 1.5 kg ले सकता हूँ। लेकिन अगर इनकम मेरी गिर जाए तो मैं 0.5 kg ले पा रहा हूँ, 0.5 आधा किलो ही ले पा रहा हूँ। अगर अब देखो इनकम का हो गया, अब हम प्राइस के ऊपर बात करते हैं। अगर मैं बोलता हूँ प्राइस गुड्स का चेंज हो जाए, ठीक है, एक गुड का प्राइस अगर चेंज हो गया, अगर समझ लो बनाना का प्राइस चेंज हो जाए या मैंगो का प्राइस चेंज हो गया, अगर ध्यान से देखो, अब अगर मैं बोलता हूं आपको बनाना का प्राइस जो हमारा बढ़ गया है, पहले बनाना जो था हमारा 100 रुपए दर्जन था, अब जो बनाना का प्राइस है वो 150 रुपीज डजन हो गया है। मैंगो वही है, मैंगो 100 रुपए किलो ही चल रहा है। क्या अब भी आपके बजट सेट में चेंज आएगा? हाँ सर आएगा, क्यों नहीं आएगा, अब तो आएगा, ज़्यादा आएगा सर। अब मैं आधा किलो ही मैंगो ले सकता हूँ 1.5 kg बनाना की जगह साथ में, ठीक है। अब देखो अगर मेरा बनाना का प्राइस बढ़ा है, बनाना का प्राइस बढ़ा है तो इट मीन्स अब मैं बनाना कम खरीद पाऊंगा। बनाना कम खरीद पाऊंगा, पहले मैं इतना खरीद सकता था, पहले मैं इतना खरीद सकता था जब 100 रुपए दर्जन था। अब प्राइस उसका बढ़ गया तो मैं कम खरीद सकता हूं, कम खरीद सकता हूं, इस मीन्स यहां तक आ गया क्योंकि 150 रुपीज डजन हो गया। उल्टा प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम होती है। मैंने आपको बोला ना, अगर आप समझ लो आपकी मम्मा आपको 30 रुपीज देती है, बेटा बाजार से लिमका ले आए एक, ऑलराइट, 30 रुपए में आप बोलते हो मम्मा बाजार से एक लिमका लेके आता हूँ। बाजार जाते हो, आप बोलते हो कि भैया एक लिमका दे दो 30 वाली, वो बोलता भैया 30 वाला जमाना आ गया 50 की हो गई है, प्राइस बढ़ गया लिमका का।
अच्छा, आप घर जाते मम्मा यार 50 रुपये हो गए, अब मम्मा बोलती है बेटा कोई बात 30 वाली कोई कोल्ड ड्रिंक ले आ, तो आप थम्स अप ले आओगे, लिम्का ले आओगे, उसकी डिमांड गिर गई ना, उसकी डिमांड आपने छोड़ दी, आपने बोला नहीं यार अभी इसका प्राइस बढ़ गया, मैं इसकी डिमांड छोड़ देता हूँ। उस जगह यहाँ पर वही बात की गई है, बनाना का प्राइस जब बढ़ा था मैंने उसकी डिमांड छोड़ दी और मैं इधर आ गया। तो मतलब कि प्राइस अगर इंक्रीज हुआ एक गुड का तो मेरा जो स्लोप है मैंने उसकी डिमांड कम कर दी, ठीक है। जो स्लोप है बजट लाइन का वो इंक्रीज हुआ। ये देखो पहले मेरी बजट लाइन ऐसे थी, अब मेरी बजट लाइन ऐसे हो गई है, फ्लैट हो गई है। मतलब कि वो जो है पहले से वो काफ़ी ज़्यादा स्टीप हो गई है। मतलब कि देखो ना स्टीप चढ़ाई, हम बोलते हैं ना सीधी चढ़ाई है, प्लेन रोड है, हल्की सी चढ़ाई हुई, हल्की, इसको हम बोलते हैं सीधी चढ़ाई। अब देखो पहले मेरी लाइन ऐसे थी, अब मेरी लाइन ऐसे हो गई है। पहले मेरी लाइन जो थी कर्व की वो ऐसे थी, ठीक है। अब मेरी लाइन जो हो गई है कर्व की वो अंदर हो गई है, और तो इट मीन्स और स्टीप हो गई है। तो इट मीन्स अगर मेरा प्राइस बढ़ता है तो मेरा स्लोप बजट लाइन का बढ़ता है और वो स्टीपर होता है, स्टीपर। ऑलराइट, इसी जगह उल्टा प्राइस अगर कम हो जाए तो मैं ज़्यादा बनाना खरीद सकता हूँ, ज़्यादा बनाना खरीदूंगा तो मुझे ज़्यादा फायदा होगा। तो मेरा जो कर्व है जो इतना स्टीप था पहले अब वो फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा खरीद पा रहा हूँ ना। ये देखो फ्लैटर हुआ है कर्व, इसको बोलते हैं फ्लैटर, इसको बोलते हैं स्टीपर। जितनी चीज़ अंदर जाते रहते हैं ना उतना ही हम बोलते हैं ना कि हाँ भैया सीधी चढ़ाई आ गई है। वैष्णो देवी जो बच्चा गया उसको पता है कि बीच में एक सीधी चढ़ाई आती है वैष्णो देवी में, बिल्कुल सीधी, उसको हम बोलते हैं इट इज़ वेरी स्टीप, इट इज़ वेरी स्टीप। चढ़ाई अगर सीधा हो जाए ना, बिल्कुल सीधा, हिल ऐसे हो जाए ना, हिल पहाड़ी पूरी सीधी, तो हम बोलते हैं स्टीप। तो ये देखो ये स्टीप हो गया और यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। सर व्हाट इज द ऑप्टिमल चॉइस, इतना कुछ पढ़ा कि ऑप्टिमल चॉइस क्या है भैया, कंज्यूमर आ जाके लेगा क्या। कंज्यूमर बेटा वही लेगा जो उसको सबसे ज़्यादा फायदा देगा। और सबसे ज़्यादा फायदा कंज्यूमर को क्या चीज़ देगी, देखो दो कंसेप्ट याद रखना है। कंज्यूमर टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से चलता है। अगर मुझको समझ लो मेरे को लिम्का का टेस्ट सबसे अच्छा लगता है, चाहे लिम्का 30 की जगह 35 रुपये की हो जाए ना, मैं सब्सिडी मैं उसको ना दूसरी गुड्स के साथ कर दूंगा कि यार मेरे को लिम्का ही पीनी है। मेरे को मम्मा ने समझ लो 50 रुपये दिए हैं, 35 की लिम्का है, और समझ लो 30 की लिम्का थी, 20 के चिप्स थे, पहले मैं ऐसे करता था। फिर मम्मी ने 50 दिए, अब लिम्का 35 की होगी। मैं बोलता हूँ नहीं भैया मैं ना चिप्स ना 15 वाली खा लूँगा, मैं नहीं खाऊंगा 20 वाली, लेकिन मैं लिम्का पीऊँगा। तो कंज्यूमर को पता है भैया कि मेरे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसी जगह पे है, मैं ये खाऊंगा। दूसरी चीज़ कंज्यूमर को इतना ये भी पता है कि उसका टेस्ट और प्रेफरेंस बन चुका है बंडल के ऊपर, मुझे यही बंडल चाहिए तो मैं यही टेस्ट एंड प्रेफरेंस रख के चलता हूँ। इसी वजह से ऑप्टिमल चॉइस कंज्यूमर की बनती है। पहली चीज़ टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया। दूसरी चीज़ बात करते हैं कि कंज्यूमर हमेशा रैशनल है। रैशनल, द वर्ड इज रैशनल, वेरी इंपॉर्टेंट। रैशनल कंज्यूमर का मतलब यह है, इकोनॉमिक्स के अंदर पूरा बड़ी पढ़ हो गया अब रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर ये है कि हाँ भैया हम एज अ कंज्यूमर हमको पता है क्या सही है क्या गलत है। दूसरी चीज़, हम लोग हमेशा वही चीज़ चाहेंगे जो हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देगा। कंज्यूमर तो चाहता यही है ना कि भाई 50,000 के 2 फोन है, आप तो वही फोन लेते हो इसमें सबसे ज्यादा अच्छे फीचर होंगे। 50,000 में 2 फोन है, आप तो वही फोन लोगे जिसमें सबसे ज्यादा फीचर है। आप पुराना फोन क्यों लोगे सड़ा हुआ, आप बोलोगे यार इसमें तो पुरानी स्क्रीन है, इसमें तो इतना, इसमें तो नए लेटेस्ट अपडेट नहीं है यार, इसमें तो है नहीं। आप लोग अगर पबजी खेलते हो, पबजी फ्री फायर वाले बच्चों को तो ये चीज़ समझ आएगी। आप लोग गेम की टेस्ट आपको लग गया, अगर वो यूसी जो गेम में होते हैं या कोई पैसे ऐसे गेम में होते हैं, अगर वो 40 की जगह 50 हो जाएगा ना, आपको टेस्ट ऐसा लगा 50 भी खर्च दोगे। पहली चीज़ वो। दूसरी चीज़, पबजी के ऊपर एक और चीज़ आती है कि हाँ भैया अगर आप रैशनल कंज्यूमर हो, पबजी वाले तो दिमाग लगा रहे हैं ना, उनको पता है मेरा कंज्यूमर सामान खरीदेगा, खर्चेगा। आप ये बोलोगे यार कि हाँ, उधर आता है ना कभी कभी बोलते हैं एक डब्बा 60 रुपये में खुलेगा, लेकिन 10 डब्बे, एक डब्बा 60 रुपये में खुल रहा है, 10 डब्बे बनते 600 हैं, बनते 600 रुपये हैं, लेकिन वो बोलते हैं भैया नहीं 600 में नहीं खुलेंगे, 10 डब्बे आप खोल दो हमारे पास 350 रुपये में। आप बोलोगे यार फायदा हो गया। बस एज ए रैशनल कंज्यूमर, यही रैशनल कंज्यूमर की पहचान है कि भैया मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मेरा 250 रुपया बच गया, 250 रुपीज़ मेरे सेव हो गए, मैंने 350 ही खर्चे हैं। ये सारी बात की है इसके अंदर कि हाँ भैया कंज्यूमर हमेशा ये चाहता है। देखो एक बार रीड कर लेते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी यार, जल्दी थोड़ा सा ख़त्म करते हैं। The consumer chooses his consumption model on the basis of his taste and preference. He can compare any two bundles and prefer one over the other.
दूसरा, कंज्यूमर इज रैशनल एंड क्लियरली नोज व्हाट इज गुड और बैड फॉर हिम. From the bundles available, a rational consumer always chooses the one which gives him maximum satisfaction. The budget set describes the bundles that are available to consumer and his preferences over the available bundles. और वो सब indifference map पे हम लिखते हैं. देखो ना, हम different bundles बना देते हैं ना indifference map के ऊपर. सारे bundles इस पे बना देते हैं हम लोग indifference map. ठीक है. तो भैया क्या चाहता है कंज्यूमर? ऑप्टिमम पॉइंट का. ऑप्टिमम पॉइंट वो है बच्चों, ये है ऑप्टिमम पॉइंट. अब मैं बताता हूं कैसे. दिस इज ऑप्टिमम पॉइंट, जहां पर इंडिफरेंस कर्व और आपकी बजट लाइन, ये देखो यहां से है ना, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट. जहां पर आपका इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन टेंजेंट होगा ना, दैट इज द ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर. आप इसी पॉइंट को चाहते हो और कोई पॉइंट आपको पसंद नहीं आएगा. आप बोलोगे भैया यही बेस्ट कॉम्बिनेशन है, यही मैं लूंगा. देखो क्यों, इसके अगर ऊपर तो मैं कुछ खरीद नहीं सकता, क्योंकि ये तो अनअफोर्डेबल है ना मेरे लिए. अब इसी को मैं एग्जांपल, देखो ये है ना, ये मैंगो और ये बनाना. देखो ये 3 इंडिफरेंस कर्व है. ये IC1 है, ये IC2 है, ये IC3 है. ये बजट है आपका. दिस इज बजट लाइन. ये जो लाइन बनी है, दिस इज बजट लाइन. अब आपको पता है कि बजट लाइन है, तो ऑब्वियसली बात है ये जगहें जो है ना, ये वाला जो एरिया है, ये जो ग्रे लाइन दिख रही है आपको, जिसके ऊपर मैं ऐसे बना रहा हूं, ये तो मेरे लिए अनअटेनेबल है, अनअफोर्डेबल है. यहां तो मैं कुछ लूंगा नहीं. दिस इज एन अनअफोर्डेबल थिंग, कि मेरे जेब में 200 है तो मैं 300 का सामान तो ले नहीं सकता. तो ऑब्वियसली बात है यहां पर तो मेरा कॉम्बिनेशन कोई बनेगा नहीं. यहां पर ये जो एरिया है, ये बजट सेट है. इसके अंदर मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तो नहीं मिल रही ना, क्योंकि मैंने अपना, मेरी जेब में 200 है, हो सकता है मैंने 180 खर्चे हूँ, 170 या 100 खर्च लूँ, मैं 80 खर्च लूँ या 50 खर्चूँ, मैंने इतने पैसे खर्चे. लेकिन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब होगी? जब मैं अपना 200 का 200 ऐसा यूज करूँ जब मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले. और वो मुझको मिलेगी इसी लाइन पे. और इस लाइन पे, ये पॉइंट पे क्यों मिल रही है? इधर भी मिल सकती है बेटा. आप बोलोगे सर इधर भी तो मिल सकती है, बट दीज आर इंफीरियर पॉइंट्स. आप इंफीरियर थिंग्स थोड़ी लोगे, आप इंफीरियर जगह पे जाओगे नहीं. आप बोलोगे भैया अगर मैंने मिनिमम, मैं बोलता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल आपने, अगर मैं बोलूँ आपको अच्छी आइसक्रीम खानी है, ऑलराइट, और आपकी जेब में 1000 रुपये पड़े हैं, ठीक है ना, आप अपनी फ्रेंड के साथ गए हो कहीं बाहर, ठीक है, या आप अपने फ्रेंड के साथ गए हो या अपनी फ्रेंड के साथ बाहर गए हो, आपकी जेब में 1000 रुपये पड़े हैं, आप जा रहे हो उनके साथ घूमने. तो आप उसको क्या करोगे? आप तो पहली बार जब जाओगे ना, तो यू विल ट्राई कि आप अच्छी जगह बैठो. बेशक आप 250 की कॉफी पी लोगे, ठीक है ना. मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलेगी? जब आपकी जेब में 50 रुपये, और 50 रुपये में आपका पेट भर जाए. बाजार गया, छोले कुलचे खाई 40 रुपये में, बोला वाह. तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन क्या है कि मैं अपने पैसे ऐसे खर्चूं. और वो ये पॉइंट है जहां पर बजट लाइन IC और बजट लाइन मेरी टेंजेंट है. दिस इज अ पॉइंट ऑफ ऑप्टिमल चॉइस. यही लिखा हुआ है यहां पर. The optimum bundle is located on the budget line at a point where the budget line is tangent to indifference curve. इसको मैं एक मिनट मिटाता हूं. ऑलराइट, ये पॉइंट है जहां मैं आपको बता रहा हूं ना, ये पॉइंट है मेरा, जो मेरा ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन दे रहा है मेरे को. दिस इज बिकॉज एनी पॉइंट ऑन द बजट लाइन अदर देन द पॉइंट एट विच इट टचेज द डिफरेंस कर्व. ये देखो ना, ये इसके बाद भी तो और है ना, लेकिन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ये देखो ये एरिया जो है मेरे को सबसे ज़्यादा सामान दे रहा है. यहाँ पर मुझे कम मिल रहा है एक सामान, यहाँ मुझको एक चीज़ और कम मिल रही है, लेकिन यहाँ पर मुझे दोनों चीज़ें बराबर मिल रही हैं. हो सकता है यहाँ पर मुझे 10 मिल रहे हो, यहाँ भी 10 मिल रहे हो मैक्सिमम, ठीक है. एट x1 x2 जो बजट लाइन है, ये वाला पॉइंट जो हमको दिया है डॉट वाला, ठीक है ना, टेंजेंट एंड इंडिफरेंस कर्व से, इंडिफरेंस कर्व जस्ट टचिंग the budget line is the highest possible indifference curve given the consumer budget set. Bundles on the indifference curve above this are unaffordable. ये एरिया unaffordable है मेरे लिए. Alright, points on indifference curve below this, इसके नीचे जितने भी points हैं ये वाले, ये सब inferior है, क्योंकि इसके ऊपर तो मेरे को सामान मिल ही रहा है. लास्ट पॉइंट है आपका, लास्ट जो इसका टॉपिक है वो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और रेशियो ऑफ प्राइसेस, जिसको हम बजट लाइन बोलते हैं. इसके भी इक्वालिटी होती है. इसी डायग्राम से समझाता हूं, फिर ध्यान से एक बार देखना, फिर पढ़ना, पहले समझो.
ये बोल रहा है कि MRS और बजट लाइन इक्वालिटी में होते हैं। MRS किस में होता है भैया? इंडिफरेंस कर्व में। इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन इक्वल टेंजेंट पॉइंट, वो हमारी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देगा। तो ये पॉइंट जो है ये इंडिफरेंस कर्व था, ये बजट लाइन है। ऑब्वियस सी बात है इस जगह पे जो प्राइस है और जो मेरा मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो बराबर होना चाहिए। अब कैसे होना चाहिए देखो, सपोज कर रहा हमने, सपोज MRS is 2 and 2 goods have same price. At this point the consumer is willing to give up 2 mangoes. देखो मेरे को पता चला कि भाई दो बाजार गया मैं, ठीक है, मैंने देखा कि यार मेरे को एक बनाना और खाना है। तो एक बनाना खाने के लिए मेरे को दुकानदार भैया बोलता, कहता भैया तेरे को 2 आम छोड़ दे, एक बनाना ले ले। मैं बोलता हूँ अच्छा ठीक है, ठीक है। मैंने कितने 2 मैंगो छोड़े, मैंने 2 मैंगो सैक्रिफाइस किए एक बनाना के लिए, ठीक है, बंडल बन गया। आगे वाली मार्केट में गया 10 दुकानें छोड़ के, उस बंदे ने मुझे फिर बोला, एक कोई बंदा मिला, उसने बोला, कहता मैंने बोला भैया यार एक बनाना ये मैंगो रख लो। वो बोलता अच्छा एक काम करो, एक मैंगो दे दो, एक बनाना ले लो। तो देखो अब एज अ कंज्यूमर अब कौन से बंदे के पास जाओगे जहां पर 2 आम छोड़ने पड़ रहे हैं या जहां पर एक आम छोड़ना? हम तो बोलेंगे भाई यहां पर जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो यही बता रहा है कि MRS जो है, जब आप MRS जब भी आप यूज करते देखो ना, यहां पर एक छोड़ा एक ही लिया, एक छोड़ा 1:1 हुआ, मतलब कि MRS और प्राइस लाइन बजट लाइन आपके बराबर होने चाहिए, तब जाके ये ऑप्टिमम पॉइंट के बारे में पता चलता है। ऑलराइट, यही लिखा हुआ है, एक बार रीड कर लेना अपने हिसाब से। सो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तक हम लेक्चर को रोक देंगे, क्योंकि इसके बाद अब डिमांड पढ़ना और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है। जब आप NCERT देखते हो, CBSE की NCERTs है, उसके अंदर ये चैप्टर इकट्ठे हैं। बट अगर आप रिफ्रेशर्स के थ्रू पढ़ते हो या स्कूल आपका कोई और रेकमेंड करता है, फॉर एग्जांपल कोई और बोर्ड है, ठीक है ना, महाराष्ट्र अपना बोर्ड पढ़ा रहा है, केरला का अपना बोर्ड है, JK बोर्ड्स अलग है, दिल्ली का अपना बोर्ड है, अगर वो बच्चे वो पढ़ते हैं ना, उनके अंदर ये चैप्टर डिफरेंट है। सो मैं ट्राई करता हूँ कि ना इस चैप्टर को पूरा आराम से कराऊँ आपको, ताकि आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाए। और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। फ्री की लेक्चर सीरीज़ का फ़ायदा उठाओ मेरे कॉमर्स के चीतो। मैं आप लोगों को चीता इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ आप लोगों के कंसेप्ट ऐसे क्लियर हो जाएं जो आप पूरी लाइफ ना भूलो, चाहे आप कोई भी आगे फील्ड में जाओ। ऑलराइट, टिल देन अपना ध्यान रखो, इसके बाद हम डिमांड का चैप्टर शुरू करेंगे। टिल देन अपना ध्यान रखो, स्टे ट्यून टू द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नया लेक्चर आए आप लोगों को सबसे पहले उसके बारे में पता चल जाए। सो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, जिसके अंदर हम डिमांड को स्टार्ट करेंगे। गुड बाय।